नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ जैन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गेट एंड गिव नॉलेज। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से काफ़ी सारी रिक्रूटमेंट्स आई है। लगभग 1036 टोटल पोस्ट यहाँ पर बताई गई है और ये और भी बढ़ सकती है। तो आज हम इन सब के बारे में, क्या क्या पोस्ट आई है, क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, कब एग्ज़ाम होगा, क्या इसका चार्ज रहेगा, कौन भर सकता है, और भी जितनी भी इंफॉर्मेशन है आज हम इसका डिटेल्स में समझेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि जो ये नोटिफिकेशन है, इसका जो नंबर है वो ये है 7/2024। ये आपको याद होना चाहिए, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बाद में अगर आप जॉब लगते हैं तो आपके बड़े काम आने वाला है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये इसका एग्जाम जो है वो होगा कब, क्या डेट रहेगी, तो इस नोटिफिकेशन के अंदर पूरे में कहीं पर भी एग्जाम डेट के बारे में अभी नहीं बताया गया है। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, और वो बाद में अनाउंस होगा, जब होगा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या पोस्ट रहने वाली है इसके अंदर वो देख लीजिएगा। पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की 187 यहाँ पर पोस्ट है, टीजीटी की 338, पीआरटी की 188, जूनियर ट्रांसलेशन की 130, चीफ लॉ असिस्टेंट की 54, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की 59, लाइब्रेरियन की 10, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की 20, और इस प्रकार से और भी कई सारी पोस्ट है। तो टोटल 1036 पोस्ट यहाँ पर अभी आई है। ये पोस्ट टेंटेटिव है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। घटने के चांसेस कम होते हैं तो बढ़ने के चांसेस ही ज्यादा है। तो आगे की हम बात करते हैं। ये देखिएगा ओपनिंग डेट, तो 7 जनवरी से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं और 6 फरवरी तक इसके 2025 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि आपके पास पूरा 1 महीने का समय है। तो आप लेट मत कीजिएगा, बाद में कभी दिक्कत आए। तो फीस पेमेंट की जो डेट है वो 7 और 8 फरवरी रहने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर एक ये है कि मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन वो 9 फरवरी से 18 फरवरी लगभग 10 दिनों के लिए वो खुलेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। पेमेंट फॉर मॉडिफिकेशन फीस आपको पे करनी पड़ेगी। तो आप फॉर्म को शुरू में ही ध्यान से भरें तो आप इस फीस से बच सकते हैं। ये लगभग 250 रुपए के करीब ये पेमेंट फीस रहने वाली है, तो इसका ध्यान रखिएगा आप। तो हाँ, एक ये बात कि पैराग्राफ 15 के अंदर आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है वो इसके अंदर बताई हुई है, आपको अभी मैं दिखाऊंगा अभी। तो आप वहीं से फॉर्म को फिल कीजिएगा, क्योंकि कई बार हम गूगल पे सीधा भर देते हैं और कोई फेक वेबसाइट आ जाए तो फिर आज के दिन साइबर क्राइम काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो इसके लिए तो आप थोड़ा अवेयर रहें, रेलवे ये अपनी नोटिफिकेशन में स्पेशली आपको बता रहा है, ठीक है। और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये आप सोच समझ करके देख करके भरें, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा, इसमें कोई करेक्शन नहीं होने वाली बाद में। तो आप अपना एक्टिव मोबाइल नंबर, एक्टिव ईमेल आईडी ही भरें। अगर आप किसी दुकानदार से भरवा रहे हैं तो आप अपना ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दें, क्योंकि पूरा लास्ट जॉब मिलने तक ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, ठीक है। ऑनलाइन मोड ही एप्लीकेशन का रहेगा फॉर्म फिलअप का, कोई भी ऑफलाइन मोड नहीं रहने वाला। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अगर जब आप एग्जाम देने जाते हैं सीबीटी, तो वहां पर आपके मोबाइल रखने के लिए कोई भी रेलवे अरेंजमेंट नहीं करने वाला, यहाँ पर इन्होंने ये साफ बता दिया है। तो आप अपने सामान के खुद जिम्मेदार हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। स्टेजेस ऑफ एग्जाम क्या रहने वाली है, तो यहाँ समझते हैं हम स्टेजेस ऑफ एग्जाम। सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, ये लगभग 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। और 100 क्वेश्चंस आएंगे, 90 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। उसके बाद आपका परफॉर्म, ये क्वालिफाई हो जाता है तो जैसे टीचिंग एग्जाम्स है उसके अंदर आपको 2.5 गुना, जितनी भी वैकेंसीज है उसका 2.5 गुना आपको टीएसटी, टीचिंग स्किल टेस्ट, या फिर परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट उन लोगों के केस में जो म्यूजिक टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या आर्ट टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या जूनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो अन्य पोस्ट है उनके लिए फिर परफॉर्मेंस टेस्ट, और जो टीचर की टीचिंग जनरल टीचिंग की जो पोस्ट है उनके लिए टीचिंग स्किल टेस्ट यहाँ पर होने वाला है। इसके अंदर
जूनियर ट्रांसलेशन के अंदर 10 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज जो है वहां पर कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, और टीचिंग के लिए यहाँ पर 2.5 गुना। अगर रेलवे को लगता है कि इसके बाद भी स्क्रीनिंग करने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, तो आपका CBT 2 भी हो सकता है। ये मतलब जरूरी नहीं कि होगा ही, बट हो सकता है, तो आप ये भी मेंटली प्रिपेयर रहें इस चीज के लिए। तो जब ये स्टेप आप क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और जब ये क्लियर हो जाएगा तो आपका मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, और उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी। यू विल बी कॉन्ग्रेचुलेटेड। ठीक है। सो अगर एक से ज्यादा सेशन एग्जाम के रहते हैं तो वहां पर मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ये यहाँ पे साफ बताया गया है। 1/3 यानी कि 0.3 की मार्क्स डिडक्शन नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो तुक्का मारने वाला तो यहाँ पे काम होने वाला ही नहीं है, तो बी अवेयर, अच्छे से पढ़ें। उसके बाद जो आपके मैट्रिक सर्टिफिकेशन यानी 10वीं के जो आपका मार्कशीट है, उसके अंदर जो आपका नाम, फादर नेम, DOB है, वही आप फॉर्म फिलअप के दौरान भरें, क्योंकि वही आपकी जो है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रहने वाली है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। तो ऐसा ना हो कि आपका DOB नेम वगैरह आप भर कुछ रहे हैं और 10वीं में कुछ और है, तो फिर आपको दिक्कत आने वाली है, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो एनेक्सर ए के अंदर सारा मिनिमम मैक्सिमम एज, क्वालिफिकेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बता रखी है अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग, वो भी हम डिटेल्स में बात करेंगे। और एनेक्सर बी के अंदर किस जोन के अंदर कौन कौन सी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है और कितनी पोस्ट वहां पे खाली है और किस कैटेगरी के अंदर है, वो एनेक्सर बी के अंदर वो कंप्लीट डिटेल्स वहां पर गिवन है। हम इसको अभी एंड के अंदर सारा करने वाले हैं। और ये क्या है, प्लीज नोट वैकेंसी, हाँ ये वही कि जो जितने भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट वैकेंसीज बता रखी है वो सब टेंटेटिव है, घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, ठीक है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बढ़ने के ही चांसेस है, घटने के चांसेस ना के बराबर है, हो कुछ भी सकता है। मेडिकल स्टैंडर्ड कुछ पोस्ट के लिए B1 C1, कुछ के लिए C1, कुछ के लिए C2, वहां पर लास्ट में एनेक्सर बी के अंदर सब गिवन है, और एनेक्सर ए में भी गिवन है ये। तो ये कुछ विजन के क्राइटेरिया दिया हुआ है, ये तो बाद का प्रोसेस है, पहले CBT 1 क्लियर कीजिए, उसके बाद इसको देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन फॉर्म को फिल कर सकता है, इंडिया का सिटीजन, ये तो ऑब्वियस है, इसके अलावा नेपाल, भूटान के लोग भी भर सकते हैं, और तिब्बतन रिफ्यूजी जो 1 जनवरी 1962 से पहले परमानेंटली इंडिया में सेटल हो चुके हैं, उनके पास वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो माइग्रेंट है, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, इन सब जगहों से अगर वो माइग्रेंट है तो वो भी भर सकते हैं। लेकिन जो ये BCDE जो है, इसके आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ऐसे वर्बली कुछ नहीं चलने वाला। लोअर एंड अपर एज लिमिट जो एज का है वो 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग मतलब कंसीडर होगा। 1 जनवरी 2025 को आपकी मिनिमम एज लिमिट पूरी हो जानी चाहिए, और 1 जनवरी 2025 तक आपकी मैक्सिमम एज लिमिट बची होनी चाहिए, वही इस फॉर्म को फिल कर सकता है, इसके अलावा वो एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पर क्लियरली बता रखा है कि जिसका जन्म 1 जनवरी 2007 के बाद हुआ है वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, मिनिमम एज क्राइटेरिया ये है। और मैक्सिमम जहां पर 18 से 33 साल एज मांगी गई है, वो अनरिजर्व कैटेगरी वाले 1992 2 जनवरी से पहले का उनका जन्म ना हो। इसी प्रकार से जो OBC वाले हैं उनका 2 जनवरी 1989 से पहले का जन्म ना हो। इस प्रकार से SC ST 2 जनवरी 1987 से पहले का जन्म उनका ना हो। ये बड़ा ही सुंदर तरीके से यहाँ पर बताया हुआ है। 3 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक, तो ये इन फ्यूचर आपको नहीं मिलने वाला, तो इसका ध्यान रखिए। कभी आप बाद में इस चीज को चैलेंज नहीं कर सकते कि फलाना पोस्ट के लिए 48 साल की एज क्राइटेरिया था उस नोटिफिकेशन में, अब 45 क्यों है, तो वहां पर ये साफ मेंशन किया हुआ है। तो ये लिखा हुआ है SC ST के लिए 48 साल प्लस 5 साल का और एज रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC को 3 साल का मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसको अनरिजर्व कैटेगरी वालों को 10 साल, OBC वालों को 13 साल, SC ST वालों को 15 साल। इसी प्रकार से एक्स सर्विसमैन, इन सब का भी बताया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और मैं एक इंपॉर्टेंट फीमेल्स
जो विडो है, डाइवोर्सी है या जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड है, उन्होंने दोबारा शादी नहीं करी है, तो उनकी जो मैक्सिमम जिस पोस्ट के लिए जो एज दे रखी है वो रहेगी, या फिर अनरिजर्व कैटेगरी है तो 35 साल रहेगी। जैसे जिसमें कुछ पोस्ट जिसमें 48 इयर्स मैक्सिमम एज मांगी गई है, तो आप 48 इयर्स तक फीमेल्स के लिए भी वही सेम रहेगा। अगर कुछ पोस्ट के लिए 33 मांगी गई है तो वहां पर 35 इयर्स तक भी वो अप्लाई कर सकती है। इसी प्रकार से ओबीसी वाली 38 तक भी अप्लाई कर सकती है और एससी एसटी 40 इयर्स वाले तक भी अप्लाई कर सकती है। मैक्सिमम जो भी दे रखी है वो तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, जितनी भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर जो पोस्ट है और उसके अंदर अगर एससी एसटी ओबीसी वाले अगर अप्लाई करते हैं तो वहां पर उनको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाने वाला, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है और वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाली पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो उनको सिर्फ वही एज रिलैक्सेशन मिलेगा जो अनरिजर्व्ड पीडब्ल्यूडी वालों को मिलता है, यानी कि 10 इयर्स का। ठीक है ना। ये एससी एसटी वाला जो एक्स्ट्रा है ना, ये क्या नाम है, पीडब्ल्यूडी, ये रहा 13 साल 15 साल, ये वाला नहीं मिलेगा, सिर्फ 10 साल वाला ही उनको दिया जाएगा। अनरिजर्व्ड कैटेगरी का ही उनका भी काउंट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, 6 फरवरी 2025 तक आपकी सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। रिजल्ट अवेटेड या अपियरिंग वाले इन पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि अभी जिन्होंने सीटेट का एग्जाम दिया है उनका रिजल्ट नहीं आया, अगर वे 6/2/2025 तक रिजल्ट आ जाता है तो वह एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। अगर नहीं आता है, उनके पास पहले से सीटेट क्वालिफाई नहीं है, तो वह एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है। 500 रुपये यहाँ फीस रहेगी। और ठीक है। और जो पीडब्ल्यूडी है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, एक्स सर्विस मैन है, एससी एसटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, इनके लिए 250 रुपये यहाँ पे फीस रहने वाली है फॉर्म की। एक यहाँ पे खास बात है कि अगर आप फर्स्ट एज सीबीटी अगर आप फॉर्म में अपीयर हो जाते हैं, यानी कि आप प्रेजेंट होते हैं, तो जिन्होंने 500 रुपये फिल किए हैं उनके 400 रुपये रिफंड हो जाएंगे। जो भी बैंक चार्ज थोड़ा बहुत कटेगा वो तो कटेगा। और जिन्होंने 250 रुपये फॉर्म फीस भरी है उनका 250 रुपये पूरा का पूरा रिफंड हो जाएगा अगर वो CBT 1 में अपीयर होते हैं। तो कुछ बैंक चार्ज कट सकता है, 5, 10, 20 रुपये वो कट सकता है। ठीक है। तो एग्जाम देने जरूर जाना। वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में यहाँ बता रखा है, जिसको रिजर्वेशन के बारे में फर्दर जानना हो, और पैराग्राफ 9 के अंदर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में बता रखा है, वो अपने हिसाब से देख लेना जिसको जरूरत है। और पैराग्राफ 11 के अंदर पीडब्ल्यूडी के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज आती है, तो यहाँ पर ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अंदर जो दे रखी है 21 डिसेबिलिटी, वो सारी की सारी डिसेबिलिटी को ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रखा है, ये भी देख लेना भाई। उसके बाद है 11.4, ये असिस्टेंस फॉर स्क्राइब, जो हियरिंग इम्पेयर्ड है या जिसको कोई भी दिक्कत है, अगर उनको स्क्राइबर की जरूरत है तो वो अपने अकॉर्डिंग डिटेल्स को 11.4 पैराग्राफ के अंदर डिटेल में पढ़ सकता है, तो क्या क्राइटेरिया रहेगा। हाँ, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन 13.5, जो सीबीटी एग्जाम रहेगा, सीबीटी फर्स्ट, वो 90 मिनट का रहेगा, 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स का ही वो मैक्सिमम पेपर रहेगा। ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और ये आपका सारा यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। 50 क्वेश्चन आएंगे आपके प्रोफेशनल एबिलिटी से। प्रोफेशनल एबिलिटी अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग है और उसको आप एनेक्सर 8 से ये लगभग कितना है 21 जो भी है, यहाँ तक आप उसको चेक कर सकते हो। ठीक है। हम अभी लास्ट में इसको देखेंगे भी। जनरल अवेयरनेस से आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 15, मैथमेटिक्स के 10, जनरल साइंस के 10। यहाँ पर नीचे सारा सिलेबस दिया हुआ है। ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है, आप देख सकते हो। ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है, ये आपका जीके जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है भाई। ठीक है। और ये जनरल साइंस 10th क्लास तक की पूरी साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आएगी आपके। इसके अलावा यहाँ पे इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है,
नेगेटिव मार्किंग हम बात कर चुके हैं 0.3 या 1/3 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। मिनिमम परसेंटेज की यहाँ बात करी गई है फॉर वेरियस कम्युनिटी, तो कट ऑफ तो इससे ज़्यादा ही जाती है अक्सर, तो इसका इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ट्रांसलेशन टेस्ट, इसके अंदर कुछ जूनियर ट्रांसलेशन की पोस्ट है, तो वहाँ पर जैसे मैंने पहले भी बताया था 10 टाइम्स टोटल वैकेंसी जितनी है उसका 10 टाइम्स ऑफ कैंडिडेट को वहाँ पर बुलाया जाएगा फॉर परफॉर्मेंस टेस्ट और फर्दर जो भी उनके टेस्ट होने हैं, ठीक है। और वहीं जो टीचिंग की पोस्ट है उसके लिए 2.5 टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल को इनवाइट किया जाएगा फर्दर उनकी टीचिंग स्किल टेस्ट के लिए। तो टीचिंग स्किल टेस्ट का जो वेटेज है यहाँ पर सीबीटी का 85% और टीएसटी का 15% का यहाँ वेटेज रहने वाला है फॉर पीजीटी, टीजीटी, पीटीआई, प्राइमरी टीचर के लिए, ठीक है। और वहीं जो म्यूजिक टीचर और क्राफ्ट टीचर हैं उनके लिए यहाँ पर ये 60% सीबीटी, 25% परफॉर्मेंस टेस्ट और 15% स्किल टेस्ट का यहाँ पर वेटेज रहेगा। तो ये अपने अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी रखिएगा अपने। टीचिंग स्किल जो टेस्ट है ये आपका 150 मार्क्स का रहेगा और टोटल वेटेज इसकी टोटल मार्क्स के अंदर 15% रहेगी, ठीक है। क्या क्या आने वाला है, किस किस चीज़ों पे पॉइंटों पे ध्यान दिया जाएगा वो यहाँ सब दिया हुआ है। आपकी मैनेजमेंट स्किल्स, क्रिएटिविटी, इन सब पे ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा आपको सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा वहाँ पर अपनी लेसन प्लान को तैयार करने के लिए, अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए। पावर पॉइंट से प्रेजेंटेशन रहने वाली है और पूरी आपकी प्रेजेंटेशन को वीडियोग्राफ किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। इसी प्रकार से जो परफॉर्मेंस टेस्ट है फॉर म्यूजिक टीचर उनका ये रहने वाला है कि उनका कोऑर्डिनेशन कैसा है, एक्सप्रेशन कैसा है। इसी प्रकार से जो क्राफ्ट के हैं वो अपना हिसाब से पढ़ लेना, ठीक है। उनको भी सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा और इसी के दौरान ही उनका परफॉर्मेंस टेस्ट के साथ साथ ही जो आपका एक टेस्ट और था ना, स्किल टेस्ट, वो भी आपका इसके साथ ही होगा। आपका ये परफॉर्मेंस टेस्ट जो है वो 100 नंबर का रहने वाला है। इसका 25% टोटल मार्क्स में वेटेज रहेगा और वीडियोग्राफी होगी। जब आप ये दोनों क्लियर कर लेते हैं टीएसटी और सीबीटी, और अगर दोबारा सीबीटी 2 होता है, अगर वो भी क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाली है। तो यहाँ फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले आपका होगा सीबीटी, ये 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चंस आएंगे, 90 मिनट मिलेंगी। पीडब्ल्यूडी को 120 मिनट्स मिलेगी। ये आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको टीएसटी के लिए बुलाया जाएगा, टीचिंग एग्जाम्स के लिए 2.5 गुना बुलाया जाएगा, जूनियर ट्रांसलेटर के लिए 10 टाइम्स बुलाया जाएगा टोटल वैकेंसी के। अगर जब आप इन दोनों को भी क्लियर कर लेते हैं और तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। बीच में सीबीटी 2 हो सकता है फर्दर स्क्रीनिंग के लिए अगर रेलवे को लगता है, फिर मेडिकल, और उसके बाद आपको फाइनली जॉब यहाँ मिल जाने वाली है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे रहने वाला है। अगर एग्जाम मल्टी सेशंस में कंडक्ट होने होगा तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स होगा। ये है रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट्स, तो आप इनमें कहीं पर भी जाकर के अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। जिस जोन में आप करना चाहते हैं उस जोन के अंदर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप फेक वेबसाइट से थोड़ा बच के रहना, इसलिए यहाँ पे स्पेशल दिया हुआ है। एक बात का ध्यान रखना, अगर आपने एक जोन से फॉर्म फिल किया है तो आप दूसरे जोन में फॉर्म फिल नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो आपका वो पहले वाला फॉर्म भी कैंसिल माना जाएगा। तो एक जोन के अंदर जितनी भी जॉब है आप सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट सभी जोन्स में आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये रेलवे का एक अलग ही चीज है, इसका अपना फायदा भी है और नुकसान भी है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को आप अपना एक्टिव रखें, रिचार्ज करवा के। ऐसा ना हो कि फोन में रिचार्ज नहीं है, फोन कॉल नहीं आ सकते, मैसेज नहीं आ सकते, तो सब कुछ डिटेल्स इंफॉर्मेशन आगे उन्हीं पर आने वाली है। ये एग्जाम लैंग्वेज जो है वो सब ये रहने वाली है, तो यहाँ आप देख सकते हो। ये लिखा हुआ भाई, अगर आप मॉडिफिकेशन करते हैं कोई भी डिफरेंस इन एग्जामिनेशन मॉडिफिकेशन फीस, तो 250 रुपये आपकी मॉडिफिकेशन फीस रहने वाली है। तो ध्यान से फॉर्म भरना भाई।
ये फर्दर कुछ सर्टिफिकेट्स दे रखे हैं जिनको ज़रूरी है वो उनको देख लेना भाई। कास्ट सर्टिफिकेट है, अपने पीडब्ल्यूडी के सर्टिफिकेट्स है, इनकम सर्टिफिकेट्स है, तो वो उसके अकॉर्डिंग फॉर्म फिल करना, देख करके पढ़ लेना इसको। एनेक्सर 7, तो जूनियर ट्रांसलेटर की जो पोस्ट है उसके लिए जो प्रोफिशिएंसी एबिलिटी का जो पेपर रहेगा 50 नंबर का, तो उसके जो सिलेबस है वो ये रहने वाला है, आप इसको देख लीजिए। इसी प्रकार से जो स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है उसके लिए प्रोफिशिएंसी एबिलिटी का जो सिलेबस है वो ये रहेगा। चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए सिलेबस ये रहने वाला है। सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर के लिए ये रहने वाला है सिलेबस। पीजीटी और टीजीटी के लिए सिलेबस ये रहने वाला है। सभी पोस्ट के अंदर 50 क्वेश्चंस आएंगे और उनका सिलेबस सबका अलग अलग यहाँ पे गिवन है। स्पेसिफिकली बता रखा है कि इस टॉपिक से 22 से 28 क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ से 13 से 18, इस सेक्शन से 8 से 12 टेंटेटिव है, ऊपर नीचे हो सकता है। फिजिकल ट्रेनिंग पीटीआई के लिए ये है, आराम से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। असिस्टेंट टीचर का सिलेबस ये है। अगर आपके पास नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रखा है तो आप इसके थ्रू जा सकते हैं, और यहाँ पे ये पेज नंबर 48 आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे अगर म्यूजिक टीचर देखना है तो 48। अगर आपको लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 का सिलेबस देखना है अच्छे से तो आप 49 पेज के ऊपर सीधा विजिट कर सकते हैं, तो आपका टाइम बचेगा। लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल का सिलेबस ये है। लाइब्रेरियन का सिलेबस ये है। सिलेबस फॉर प्राइमरी टीचर एनेक्सर 18, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग, क्रिएटिंग ए कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, स्कूल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक है। इसके बाद है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो सरकारी वकील होता है, उसके लिए सिलेबस ये है। एनेक्सर ये है, एनेक्सर ये है, देख लीजिएगा। साइंटिफिक सुपरवाइजर एक पोस्ट है, उसके लिए सिलेबस ये रहने वाला है। उसके अलावा साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए सिलेबस ये रहने वाला है। अब है एनेक्सर बी, सॉरी एनेक्सर ए। इसके अंदर सारी पोस्ट के बारे में बता रखा है। जैसे पोस्ट पीजीटी कॉमर्स की एक पोस्ट है, पे स्केल आपका रहेगा CPC 8, ठीक है। ग्रेड पे ये रहेगा, मेडिकल स्टैंडर्ड C2 आपको होना चाहिए। मिनिमम एज एलिजिबिलिटी है 18 ईयर्स, मैक्सिमम 48 ईयर्स। विजुअल इम्पेयर्ड, लो विजन वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं, LD वाले, ये सब यहाँ पे स्पेसिफिकली गिवन है, ठीक है। ये क्वालिफिकेशन है। जितनी भी पीजीटी की पोस्ट है वहाँ पर मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए, साथ में बीएड कंप्लीट होनी चाहिए। सीटेट की यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक नहीं मांगा गया है, और जिस मीडियम की वो जॉब है उस मीडियम में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। और डिजायरेबिलिटी है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये आप देख सकते हो। जैसे ये हिंदी है तो यहाँ पे हिंदी मीडियम की में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपकी। मास्टर डिग्री और बीएड कंपलसरी है। ये आप देख सकते हो अपने अपने हिसाब से जो आपकी ज़रूरत है।
चीफ लॉ असिस्टेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए जो जरूरी है आप रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब जैसे टीजीटी आ गई, टीजीटी का जो पे स्केल रहेगा वो 7 CPC के अकॉर्डिंग रहेगा 44,900 रुपये का। ठीक है, इसके लिए ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी रहेगी ग्रेजुएशन, साथ में 2 ईयर DLED कोर्स किया हुआ हो या आपने बीएड कर रखी हो। ठीक है, जिसमें 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपने +2 कर रखी है तो आपके साथ उसके साथ में 4 ईयर BLED होनी चाहिए। जैसे आजकल एक कोर्स आता है ITEP, इंटीग्रेटेड टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम, तो NEP के अकॉर्डिंग आने वाले समय में ये 4 इयर्स बैचलर होने वाली है, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी कर रखी है। ठीक है, CTET कंपलसरी है, यहाँ ये दिया हुआ टेट, तो टेट एग्ज़ाम यहाँ पर जरूरी है टीजीटी के लिए लेवल 2। ठीक है, और इसके अलावा जिन्होंने 9 दिसंबर 2013 से पहले अपनी क्वालिफिकेशन पूरी की है, ग्रेजुएशन या अपनी मास्टर है, तो उनको जो ये 50% मार्क्स जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा हुआ है 50% मार्क्स का, उसके अंदर उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। और SC ST OBC PWD को 5% एक्स्ट्रा मार्क्स के अंदर रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये सभी टीजीटी के अंदर ये सेम रहने वाला है, आप ये देख सकते हो जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। ये सारी एलिजिबिलिटी बता रखी है। टीजीटी ज्योग्राफी इंग्लिश मीडियम, टीजीटी हिंदी, टीजीटी मैथ, टीजीटी मैथ इंग्लिश मीडियम, टीजीटी मैथ एंड साइंस, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पोस्ट है। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन में मैथ भी चाहिए, बॉटनी भी चाहिए और जूलॉजी भी चाहिए, यानी कि बायो और मैथ का कॉम्बिनेशन। तो हमारे नॉर्थ इंडिया में ऐसा हमारी तरफ थोड़ा ये कॉम्बिनेशन देखने को रेयर है, मिलता नहीं है। तो NEP के अकॉर्डिंग आने वाले समय में अब यही होने वाला है, कोई कुछ भी पढ़ सकता है, तो ये भी देख लेना अपने हिसाब से भाई। टीजीटी PCB, ये भी एक रेयर कॉम्बिनेशन है ग्रेजुएशन के अंदर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, अकॉर्डिंग टू हमारे जो सराउंडिंग में इंस्टीट्यूट्स है। टीजीटी PCM ये कॉमन है हमारे लिए। ठीक है, देख लेना भाई अपने अपने अकॉर्डिंग। टीजीटी संस्कृत, टीजीटी साइंस, टीजीटी साइंस के लिए बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स, यानी कि बॉटनी जूलॉजी कंपलसरी है, केमिस्ट्री फिजिक्स में दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में रहा हो, साथ में 2 ईयर DLED या BEd आपने कर रखी हो। इसके अलावा और भी है, देख लेना। टेट जरूरी है, CTET के बिना आप एलिजिबल नहीं है। ये फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर PTI, और ये टीजीटी कंप्यूटर साइंस, टीजीटी सोशल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और जियोग्राफी, इनमें से होना चाहिए कोई भी 2, और एक हिस्ट्री या जियोग्राफी कंपलसरी है। ठीक है, ग्रेजुएशन में, और साथ में BEd और या DLED और जो भी है ये देख लेना भाई अपने हिसाब से पूरे डिटेल में। टीजीटी सोशल साइंस फॉर फीमेल, टीजीटी होम साइंस फॉर फीमेल, टीजीटी हिंदी फॉर फीमेल, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी क्राफ्ट इंग्लिश मीडियम, टीजीटी असमी, टीजीटी हिस्ट्री, ये साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग, जूनियर ट्रांसलेटर की जो पोस्ट है 130, काफ़ी पोस्ट है, तो ये उनके लिए है भाई, देखना अच्छे से। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, लाइब्रेरियन, म्यूजिक टीचर, प्राइमरी रेलवे टीचर, +2 के साथ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होनी चाहिए। यहाँ पर एक खास बात दे रखी है, BEd वाले भी अप्लाई कर सकते हैं भाई, ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd। तो यहाँ थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि BEd वाले प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबिलिटी नहीं है, तो बट रेलवे ने अपने रिक्रूटमेंट के इस नोटिफिकेशन में BEd को भी एलिजिबल बताया है। तो इन फ्यूचर अभी आप फिल कर सकते हैं
मुझे लगता नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय का यहाँ पर खंडन होगा, या फिर इसके ऊपर फिर से वही कमेटियां वगैरह बैठेगी, तो ये फिर एक दोबारा से एक पेंच फंस सकता है इन फ्यूचर। बट अभी के लिए आप एलिजिबल हैं, आप फिल कर सकते हैं फॉर्म, तो देख लेना। प्राइमरी टीचर इंग्लिश, प्राइमरी टीचर मैथ इंग्लिश मीडियम, प्राइमरी टीचर साइंस इंग्लिश मीडियम, असिस्टेंट टीचर फीमेल जूनियर स्कूल, प्राइमरी टीचर बंगाली, प्राइमरी टीचर हिंदी। प्राइमरी टीचर का जो पे स्केल है वो 35,400 रुपये का रहने वाला है, CPC 6, ठीक है। लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल, लैब असिस्टेंट ग्रेड 3। अब ये आ गया एनेक्सर बी। अब जो जोन्स है अलग अलग रेलवे के, अहमदाबाद जोन के अंदर सिर्फ ये 2 पोस्ट के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं, 2 पोस्ट ही वहाँ पे रिक्रूटमेंट निकली है। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 2 सीट है, OBC के अंदर 1 सीट है। लाइब्रेरियन की अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर ही 1 सीट है, यानी कि टोटल 4 वैकेंसीज यहाँ पर है अहमदाबाद के अंदर। अगर आप इनमें से एक को भी अप्लाई कर देते हैं तो आप फिर किसी और जोन की कोई भी जॉब अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। अजमेर में ये 2 पोस्ट है, ठीक है। बेंगलोर में ये सब पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी का डिटेल यहाँ है, टोटल पोस्ट यहाँ है। और LD लर्निंग डिसेबिलिटी वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्पेसिफिक पोस्ट के लिए, ट्रांसलेटर की पोस्ट या फिर स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की पोस्ट। नहीं सॉरी, ये टोटल है। इस तरीके से ये भोपाल का है, ये भी भोपाल है, इसके नीचे वाला भुवनेश्वर है। आप अपने अकॉर्डिंग सारा ये देख सकते हो। बिलासपुर में काफ़ी वेरिएशंस हैं, बहुत सारी पोस्ट के लिए यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो अगर बिलासपुर आप जोन चूज़ करते हैं तो। यहाँ पर कंपटीशन भी थोड़ा ज़्यादा रहने की उम्मीद है। और PGT की टोटल पोस्ट है 187, तो वो अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर डिवाइड होकर के कम हो जाती है। जैसे यहाँ पर किसी के लिए 1 है, किसी के लिए 2 है, आप देख सकते हो। चंडीगढ़ जोन के अंदर कोई भी टीचिंग की रिक्रूटमेंट की वैकेंसी नहीं है। यहाँ पर जूनियर ट्रांसलेटर और स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की ही डिमांड करी गई है, मांगी गई है। चेन्नई, उसके बाद ये है गोरखपुर, उसके बाद ये गुवाहाटी, उसके बाद ये बचाई हुई है गुवाहाटी की ओर, फिर ये लास्ट में जम्मू कश्मीर, कोलकाता के बाद फिर से कोलकाता, मालदा, मुंबई, पटना, प्रयागराज। ये सभी आपको जल्दी जल्दी इसलिए दिखा रहा हूँ मैं, जिस जोन की देखनी है आप उसको स्टॉप कर करके देख लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हैं, वरना नोटिफिकेशन को पूरा डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप सच में सीरियसली इस जॉब को पाना चाहते हैं तो आप इस नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बेटर रहेगा। फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट में सिकंदराबाद है। तो इस प्रकार से हम इस वीडियो ये हमारी कंप्लीट हो गई है नोटिफिकेशन। आशा करते हैं कि आपने जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू आपको मिली होगी। अगर आप लास्ट तक बने रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट रह जाता है फिर भी, या आप कुछ और बताना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमसे संपर्क कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।